नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का खास प्रोग्राम हेल्थ तंत्र और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सुनीत सिंह रानावत, जो कि आरसीएच के डायरेक्टर है। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। तो चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं और सबसे पहले सर आपसे जानेंगे कि काफी लंबा एक्सपीरियंस आपको चिकित्सा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में हो चुका है। काफी महत्वपूर्ण पदों पर आपने सेवाएं दी हैं। आपकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद और भी जानकारियां आपसे लेंगे। प्रोफाइल की बात करें तो इस समय मैं प्रेजेंटली निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अंदर में हूँ और इसका एक भाग है जो परिवार कल्याण से संबंधित है, उसको मैं देख रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने कुछ समय बिताया सवाई मानसिंह चिकित्सालय में, ये मेरा सौभाग्य है, और कुछ मुझे मौका मिला रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल काउंसिल में काम करने का, और एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अधीक्षक के तौर पे भी मैंने कार्य किया है। और पढ़ाई, जब आप प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो मेरी स्कूलिंग भी यहीं जयपुर से हुई है और सेंट जेवियर स्कूल है, मैं वहाँ पढ़ा, वहीं से पढ़ा, और यहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैंने एमबीए किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट में और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया। तो ये छोटा सा मेरा प्रोफाइल है। सर, आरसीएच की बात करते हैं, परिवार कल्याण बोर्ड, तो पूरी तरीके से इसका जो फोकस होता है वो मदर केयर और चाइल्ड केयर पर होता है। तो सबसे पहले माओं की बात कर लेते हैं। पुराने टाइम से लेकर के अगर अब तक देखा जाए तो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, पहले भी और बाद में भी, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं डिलीवरी से पहले जो मदर केयर है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है एक माँ को। तो उसको किस तरीके से आप पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं और किस तरीके से उनकी केयर आप ध्यान में रखते हैं? देखिए, बहुत आपने ऐसा पॉइंट टच करा, आज हम सब बैठे हैं तो अपनी माँओं की देन है, और उनको याद करना किसी भी रूप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस आपके माध्यम से जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान आता है, जहन में रखना होगा किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने हमको पाला है, और अब आने वाले समय में जो कुछ हम कर सकते हैं और जो आप सबका योगदान रह सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं इस विषय में चलाई है। अगर मैं इसकी मातृत्व की बात करूँ, माँ की, और माँ एएनसी की, जब आप प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो एंटीनेटल केयर जो होती है जब बच्चा पेट में होता है, तो इसमें ये हमेशा ध्यान रखने वाली है, जैसे ही पता लगे परिवार में कि उनके नई नवेली दुल्हन है, किसी की बहन हो सकती है, अगर की बेटी हो सकती है, जब वो प्रेगनेंसी उसको होती है तो तुरंत एक अस्पताल में दिखाएं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। आजकल गांव में, शहरों में, सब जगह है। गाँव के अंदर, हमारे छोटे छोटे गाँव के अंदर अगर हम देखें तो पीएससी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, फिर हम सीएससी बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं। और ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जिनको हम सब सेंटर्स कहते हैं, तो वहाँ भी हमारी एएनएम, आशा वर्कर्स काम करती हैं। तो वहाँ जैसे ही आपको पता लगे, पहली बार आपको जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्राइमरी नीड है। ये आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसको हम मिस करते हैं। और सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिसमें वो बताते भी हैं कि 9 महीने के अंदर आपको कम से कम 4 बार एएनसी चेकअप होना चाहिए, मिनिमम 4 टाइम्स। वो तभी पॉसिबल है तो जैसे आपको एक, अगर हम मान के चलें कि पहले 3 महीने में 9 महीने का अगर स्पैन लेते हैं डिलीवरी का, तो पहले महीने जैसे ही आपको पता लगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो पहली तिमाही है, उसमें अगर आपका एक चेकअप हो जाना चाहिए। और वो इतना इम्पोर्टेंट है माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, और परिवार वालों के लिए, और नेचुरली हमारे देश के लिए तो है ही, कि हम ये वो केयर दे पा रहे हैं जिसके लिए कि हम इस देश में पले बने हुए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, पूरा गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आपका विभाग है। बात करें, जिस तरीके से आपने बात की कि चेकअप जो है वो रूटीनली होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, लेकिन अगर बात करते हैं रूरल एरियाज़ की और अर्बन एरियाज़ की, तो आजकल अर्बन एरियाज़ में लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इन सब चीज़ों को लेकर फॉरवर्ड हैं और इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं। लेकिन आप लोग को ग्रामीण इलाकों में क्या समस्याएं आती हो कि वहाँ पर इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है लोगों के पास इन सब चीज़ों को लेकर, और लोग इतना फॉरवर्ड भी नहीं है? आप ये देखिए, गांव की जब मैं बात करूं तो आप ताज्जुब होगा आपको सुन के कि गांव के अंदर कम, पूरे परिप्रेक्ष्य में लो तो ये बात माना कि शहर के अंदर लोगों को जान पहचान, गांव के अंदर 15,000 से ज़्यादा हमारे सब सेंटर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। करीब करीब हमारे 3-3,500 हमारे सेंटर्स हैं जो पीएससी लेवल पे है। सीएससी लेवल हमारे 800 करीब हैं। तो अगर आप इन सबको मिलाएंगे और
डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो तो ये करीब 19,000 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। पर गांव के यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 18,000 यूनिट्स गांव के और तहसील हेडक्वार्टर्स पे सरकार की ओर से चलते हैं, जिनके अंदर गवर्नमेंट ने पूरी सुविधाएं दे रखी हैं। और आजकल तो सरकार भी संवेदनशील है, मीडिया का ज़माना है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ भी कमी होती है तो तुरंत बताया जाता है। पर हम ये भी कोशिश ये करते हैं कि इस तरह का कोई भी मौका किसी को ना दे कि हमारी कोई भी व्यवस्थाओं में कमी हो, चाहे वो मैन पावर की कमी हो, चाहे हमारे लॉजिस्टिक्स की कमी हो, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं इस समय हमारे पास आंगनवाड़ी केंद्रों में सब सेंटर पे जो हमारा आम जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उस लेवल पे सब सेंटर लेवल पे तकरीबन 55,000 आशाएं काम कर रही हैं। आप ये सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, 55,000 की आशाएं जो कि वॉलंटियर सर्विस देती हैं, जिनको ऑनरेरियम मिलता है। उनके साथ हमारे सब सेंटर पे आंगनवाड़ी हैं, वर्कर्स उन हैं। लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, पहले होगी उनको पूरा। ट्रेनिंग दी जाती है, एब्सोल्युटली आपने सही कहा, उनको 8 हफ्ते की हम ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ ये इतना ज़रूरी है, एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऐप आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उसको वैक्सीनेशन में भी लाना चाहूँगा। एक सरकार की हमारा PCTS ऐप, एक ऐप चलता है जिसमें हर आशा ट्रेंड है। मैंने खुद ने आशाओं से बात की है, उनकी लोकल भाषा में मैंने बात की है, जो स्टेट्स की, कोई जोधपुर से, कोई बांसवाड़ा से, कोई डूंगरपुर से, कोई भरतपुर से। उनको जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे तो हमने उनसे इसलिए उनकी भाषा में बात की कि उनसे निकाल पाएँ, उनको एक अपनत्व दे पाएँ कि हम जो उस चेयर पे अधिकारी लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आप ही में से उठ के बड़े हुए हैं। हमने हमारा सब सेंटर्स पे भी काम किया, हमने PSCs पे भी काम किया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी किया है, और आज यहाँ बैठे हैं। तो हमको उनकी तकलीफ़ों का भी पता है, लोगों की भी तकलीफ़ों का हमको पता है। उस माहौल से हमने आए हैं, तो हम ये दिमाग में ये रखते हैं कि वहाँ क्या होगा, और एम्पैथेटिकली सोचते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स होती है। तो सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं, IEC का भी ध्यान रखते हैं। IEC से मेरा मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो हम वो अलग अलग पोस्टर्स बनवाते हैं, बैनर्स बनवाते हैं, स्टैंडी बनवाते हैं, चाहे आपके इंफॉर्मेशन देने का माध्यम चाहे आपकी तरफ से हो, मीडिया की तरफ से हो, प्रिंट मीडिया की तरफ से हो, पैम्फलेट्स हों, स्टैंडीज़ हों, इस तरीके से भी हम जगह जगह, चाहे वो स्कूल्स हों। और इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब मातृत्व की बात करते हैं, या हम जैसे मेरा डिपार्टमेंट RCH की बात करूँ, या मैं मदर परिवार कल्याण की बात करूँ, ये एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें चिकित्सा विभाग ही काम कर रहा है। चिकित्सा विभाग मेजर विभाग हो सकता है, पर इसमें बहुत सारे लोग हैं जो स्वतः जुड़ते हैं। आपने देखा कोविड के टाइम भी लोगों ने ब्लड देने खूब आए, अपनी मदद देने के लिए खूब आए। कोई कैलामिटी हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो लोगों ने खुद आगे आए, तन मन धन से आगे आए। कोई पैसा नहीं दे सकता तो समय देने को तैयार था। तो ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें लोग भी आगे आते हैं। बस एक थोड़ा सा मोटिवेशन और इग्नाइट करने वाली बात है। सर, जिस तरीके से आपने वॉलंटियर्स की बात की, तो क्या आपको नहीं लगता कि रूरल एरिया में ये चैलेंजिंग भी कई कई बार हो जाता है, क्योंकि लोग एक धारा अपनी बना करके रखते हैं, या उनकी कुछ अलग ही मेंटालिटी होती है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि पुरानी सोच वाले जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजी पे इतना विश्वास नहीं करते, और अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनको ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं आप लोग के सामने? यस, ये तो बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, आपने जो बात की है एब्सोल्युटली। और इसके अंदर जो देखा गया है ग्रास रूट लेवल पे, जब मैं सुनता हूँ तो एक सास बहू सम्मेलन करते हैं। सास बहू सम्मेलन करते हैं तो उसमें यह है कि जो पुरानी सासें हैं, जिनके अथॉरिटेटिव फीलिंग हो सकती है, या उनकी एडुकेशन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज, हालांकि मेरी माँ उतनी नहीं होंगे, बट वो अपने हिसाब से उन्होंने जो सीखा वो उन्होंने ग्रहण किया, पर उनकी नॉलेज अपलिफ्ट करनी है। आज कंप्यूटर का ज़माना, AI का ज़माना आ रहा है, तो हम अगर उनकी बात करेंगे ऐसे अपने आप काम कर लेते हैं तो उनको विश्वास नहीं होगा, मशीन से कैसे काम करेंगे, पर मशीनें काम कर रही हैं। तो ये चीज़ जब सास बहू सम्मेलन को बताया जाता है और गांव में निकाला जाता है, तो बहुत सारी चीज़ रूढ़िवादिता है कि आप ये मत खाइए, साहब आप दही क्यों नहीं खाओगे कि साहब बच्चा जम जाएगा। दैट वाज अ फीलिंग विच वी हैव सीन, हमने देखा है उस चीज़ को। तो हम उनको बताते हैं ऐसा नहीं है, और लेकिन वो मानते नहीं है जल्दी से, जल्दी कन्विंस से, बहुत। पर उनको कन्विंस करना पड़ता है। उनको फिर अगर आप 1 मिनट दें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उनको फिर समझाते हैं। मैंने खुद ने समझाया कि आप ये मानो शरीर में 3 तत्व हैं। हमारा 60-65% तो पानी है ना शरीर, बाकी 30-35% हमारा तत्व क्या है? हार्ड मास का शरीर। पुरानी कहावत है, आप लोग बोलते हैं बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू, हम बोल सकते हैं।
तो हम कहते हैं बोन्स में क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस है। कैल्शियम किस में, दूध और दूध की बनी चीज़ों में है। तो जब उनको ये दाना कहता था या पनीर लाओगे या जो सफ़ेद चीज़ें इस तरीके, तो उनको कहेंगे हाँ दूध ही छे मारे कने, तो भाई मैं दूध ही पिला सकती हूँ। गांव के परिप्रेक्ष्य में यही है। तो वो थोड़ी कन्विंस हो जाती है कि मैंने ये चीज़ सीखी नहीं थी। तो सास बहू सम्मेलन में हमारी आंगनवाड़ी, हमारी आशा वर्कर जब उनको ये बताती हैं, हमारे डॉक्टर्स, पीएससी के डॉक्टर्स वहाँ जाके इंटरेक्ट करते हैं, हमारे और उच्च अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, चाहे वो ब्लॉक CMHOs हों, चाहे हमारे डिप्टी CMHOs हों, चाहे हमारे RCHOs हों, हमारे रूरल चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो जाते हैं, वो उन सम्मेलनों को पार्ट करते हैं। फिर वो जो सास बहू सम्मेलन में बताते हैं तो उनको भी आते हैं, और फिर बहुओं का जब फीडबैक आता है नेक्स्ट टाइम, तो वो इतना अच्छा आता है कि साहब आपने कहा तो अब हमारे को ये चीज़ खाने को मिला। और गांव में देखिए ना, उनको और है क्या खाने, वैसे ही आजकल लिमिटेड सोर्सेज हैं, और होने वाले भी नहीं खाते। आजकल की मॉडर्न पीढ़ी बहुत सारी चीज़ें नहीं खाती हैं। तो जब उनको सिखाया जाए उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। और ज़्यादातर औरतें गांव की जो प्रेग्नेंट होती हैं एनीमिक होती हैं। अगर टाइम से एनीमिया पता लग जाए, एनीमिया मतलब खून की कमी, अगर खून की कमी पता लग जाए और किन तत्वों के खाने से खून की कमी दूर हो सकती है। और मैं जब 3 कंपोनेंट की बात कर रहा था, बोन्स के बाद एक सॉफ्ट टिश्यू में ये भी आता है। सॉफ्ट टिश्यू में क्या, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स एंड आयरन, यही चीज़ें हैं। तो ये तत्वों की कमी, हमने पानी रिप्लेनिश कर दिया, हमने उनको मिल्क रिप्लेनिश कर दिया, हड्डियों, मांस की बात की तो प्रोटीन्स रिप्लेनिश कर दिए। तो उनको हम थोड़ा सा काउंसलिंग करते हैं, कुछ नहीं आपके गांव में मोट चना जो ये मिल जाए, हाँ सब मिल जाता है, तो इसको थोड़ा अंकुरित करके दे दो, उसी खाने में आपने 1.5 गुना प्रोटीन कर दिया। तो ये जो छोटी छोटी सी काउंसलिंग है, ये बहुत मैटर करती है गांव में, और आगे आने वाले समय में। और फिर अगर हेल्दी मदर है तो हेल्दी बेबी भी होगा, तो सोच भी बदलती जाएगी। पर अगर आप ग्रास रूट लेवल पे बात करेंगे कि अगर ये टाइमली इंटरवेंशन कि आपने काउंसलिंग टाइम पे नहीं करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रादर देन ट्रीटमेंट, मैं सोचता हूँ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमको सबको पता है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो आगे ये चीज़ पाएंगे। आज हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी कर पाएंगे, आज मैं अच्छा खाऊंगा तो अच्छा सेहत ले पाएंगे, आज मैं अच्छा जोड़ूंगा तो मेरा बुढ़ापा अच्छा होगा। सो ये सारी चीज़ें कंपैटिबली चलती है। तो अगर हम उनको अच्छा सिखाएंगे बचपन में तो माँ भी अच्छी होगी, और फिर आने वाले समय में बच्चे भी अच्छे होंगे। तो ये सास बहू सम्मेलन एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। IEC के माध्यम एक दूसरा तरीका हो सकता है, जो महिला आ रही हैं उनको समझाना एक अलग तरीका हो सकता है, पोस्टर्स और आंकड़े बताना एक अलग तरीका हो सकता है, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हम लोग, वो एक अलग तरीके हैं। लेकिन स्कूल उनको उन्हीं तरीके से समझाना ज़्यादा बेनिफिशियल जैसे मैंने कहा, इंटर डिपार्टमेंट स्कूल, गांव में एक गांव के आंगनवाड़ी वर्कर है, स्कूल के अध्यापक हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा काम करता है। इससे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हमारे पोषण के अंदर, हमारा ICDS डिपार्टमेंट काम करता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट मिलके गांव में काम करते हैं। आजकल ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर एनीमिक होती ही हैं, और अगर बात करें रूरल एरियाज़ में तो ये ज़्यादा मिलती हैं। सर ऐसा मैंने भी सुना है और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर किसी भी लेडी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। और अगर बात करें एनीमिया की, तो एनीमिया भी अगर वो एक बार उस टाइम पे वो चीज़ें हो चुकी है तो वो लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलता है। हाँ, मेडिकेशंस ले सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, वो जो HB है वो बढ़ भी जाता है और वो कम भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे मतलब क्योर किया जाए किसी को, या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए फिर? ये इसके लिए आपने इतनी अच्छी बात कही है। एक सरकार की तरफ से 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी चलती है। जैसे अगर पता लगता है कि फीमेल, अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करें और जनरल मातृत्व की भी बात करें, हर कोई सेंटर में जाएंगे तो वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी PSC लेवल पे भी आ गई है। वो खून के भी टेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि और बीमारियों की, चाहे वो ब्लड शुगर हो, प्रोटीन्स रिलेटेड हो, यूरिन की भी टेस्ट करते हैं। इस तरीके से छोटे मोटे टेस्ट अब PSC लेवल हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो रूरल हो, गांव के अंदर हो, चाहे वो अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ भी होती है। कल भी मैंने 2-3 डिस्पेंसरीज विजिट करी थी हमारी अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अब हो गए, तो उनमें भी दोनों तरफ लैब चल रही थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं उनको देख के मुझे अच्छा लगा कि कम से कम बेसिक टेस्ट जिसके लिए कि आदमी इधर उधर जाते थे, वो उनको सुविधा वहीं मिल रही है। और अब सरकार की तरफ से योजनाएं भी हैं। अगर हम प्रेगनेंसी फीमेल की करें, हर गुरुवार को टीकाकरण होता है। ये फिक्स है, बच्चों का हो चाहे माओं का हो, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं। और प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए अब तो एक ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसको हम बोलते हैं PMSMA। ये प्रोग्राम है जो हर महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को चलाया जाता है।
इस दिन विशेषकर प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं सारे सेंटर में, और ये टॉप टू बॉटम पूरे स्टेट में है, चाहे वो हम ग्रास रूट लेवल सब सेंटर की बात करें, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात करें, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात करें, तो ये सारी जगह चलता है। आयुष्मान आरोग्य और मंदिर रिस्पांस से भी अच्छा मिलता है रिस्पॉन्स इसका। बहुत अच्छा मिलता है। इसके अंदर पीएचसी सब सेंटर, इसमें जैसे ही कोई भी महिलाएं आती हैं प्रेग्नेंट, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका वेट नापा जाता है, उसका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, और जैसे ही पता लगता है, और जैसे मैं कह रहा हूँ सरकार का भी फोकस है और हम भी एडुकेट करना चाहते हैं, और हम ये आपके द्वारा अपील भी करना चाहते हैं कि हर फीमेल को ये कम से कम 4 ANC चेकअप डिलीवरी से पहले अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़रूरी है, उसके स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। और देश के कुछ आंकड़े, हमारा बेसिक उद्देश्य है, अभी हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 है, 1 लाख पे 113 माओं का जाना। आज परिवार की बात करें तो एक आदमी का जाना एक बहुत महत्व रखता है। आज मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं मेरी माँ के बगैर भी रह सकता हूँ या मेरी वाइफ के बगैर भी रह सकता हूँ। तो हर परिवार में उसकी औरत की वही इज्जत है, वो उसके बिना उसका हस्बैंड, उसके और बच्चे हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके इन लॉज हो सकते हैं। इस ज़माने के अंदर जब हम स्पेस की बात करते हैं और हम किसी माँ को एनीमिया जैसी चीज़ के लिए या उससे रिलेटेड और चीज़ें, चाहे हाइपरटेंशन हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, या उससे रिलेटेड कोई बीमारी की वजह से खो दें, तो ये ऐसा नहीं है कि परिवार को दुख होता है। यहाँ बैठे स्टेट ऑफिसर्स और हमारे सीनियर अधिकारी है, और ये तो आपको ताजुब रहेगा, हमारी ACS भी मैडम हैं, तो वो इतना मॉनिटर करते हैं हर चीज़ को, एक एक डेथ को हम लोग एवेलुएट करते हैं कि क्या कारण रहा। आपकी मैं ये बताना चाहूँगा, ईच एंड एवरी मैटरनल डेथ जो भी माते होते हैं उसका पूरी तरह से रिज़ल्ट निकाला जाता है, उसका कॉज ऑफ डेथ निकाला जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसी वापस से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और हर साल हमारे हिंदुस्तान में, ये मान के चलो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, 15 लाख बच्चे पैदा होते हैं, तो अब 15 लाख में अगर 113 है तो आप आंकड़ा लगाइए 1800 2000 डेथ जिनको हम बचा सकते हैं। एंड इट इज़ पेनफुल एक्चुअली ये। और मैं खुद भी इन चीज़ों को मॉनिटर करता हूँ कि हम BCs करते हैं। अगर मेरा करिकुलम मुझे आया अभी 2.5-3 महीने भी, 3 महीने भी नहीं हुए इस इंस्टीट्यूशन में, बट करीब करीब मैं 8-10 VCs कर चुका हूँ, कि लोगों को मोटिवेट भी कर चुका हूँ, और उससे मैंने सीखा भी है। उनसे सीख के मैंने अपनी फीलिंग्स दी है कि वाई कांट वी करेक्ट दिस। और हमारा इंश्योर, मैं बार बार ये चीज़ कर रहा हूँ, हमको जल्द से जल्द ANC फीमेल को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। और इस दिन 9, 18, 27 को अगर आप ले जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों का पहले पता लग जाएगा, जिसको हम अवॉइड कर सकते तो ये पूरे मंथ में आपकी 9, 18 और 27 जो डेट है वो फिक्स है, और ये यहाँ fix पे वैक्सीनेशन होता है सारे सेंटर्स के हैं ऊपर। सारे सेंटर्स, और स्पेशली फॉर मदर्स। और उस दिन दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। ये केवल जांच ही नहीं है, जांच के बाद इलाज भी है, उसके बाद राय भी है। और अब तो सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं हैं, आपके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो वो आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। डिलीवरी फीस हैं, इंसेंटिव्स हैं, राजलक्ष्मी योजना, सुकन्या योजना, देर आर इतनी सारी योजनाएं। अगर 2 बच्चियों पे कोई ऑपरेट कराता है उसके लिए अलग 30-30 हज़ार का भी सुकन्या योजना है। तो राजलक्ष्मी योजनाएं हैं, बच्चियां हो जाएं तो उनके लिए है। तो सरकार का ये नहीं है, और उसका कारण क्या है? बच्चों को हमारे अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दूसरा पहलू भी है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चे पैदा होने वाले भी स्वस्थ रहेंगे, वो भी नहीं मरेंगे। उनकी डेथ अगर मैं देखूँ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट तो 32 है, हर 1 लाख में 32 बच्चे। अरे क्यों? क्योंकि माँ की कमज़ोर है, खान पान पुअर है, रूढ़िवादिता हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, टाइमली रेफरल नहीं हो सकता, माँ के हाइपरटेंशन हो सकता है, उसके और बीमारियां जैसे क्लेम्सिया, दौरे आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ होना, जो कंट्रोल में नहीं है, ये हम सब कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सर ये तो अभी माओ की बात करी थी, और चाइल्ड केयर की भी बात कर लेते हैं कि, और बेसिकली आप लोग का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पे भी रहता है। बहुत ज़्यादा रहता है। तो और डेफिनेटली बहुत ऑब्वियस बात है कि जैसी प्रेगनेंसी होती है उसके बाद से पूरा वैक्सीन। प्रेग्नेंट चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, तो PCTS उसी से ही नाम है, तो PCTS पे भी एंटर करें। अभी कोशिश चल रही है सरकार की, जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने सोचा कि दोनों ही ऐप्स को इंटीग्रेट कर दें, उस पर कार्यक्रम चल रहा है। और मैं सोचता हूँ किसी भी ऐप पे करेंगे तो इंटीग्रेट
थोड़े दिन में हो जाएगा। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, आप यूविन ऐप को जब भी टीकाकरण का नाम आए, यूविन ऐप भी पढ़े लिखों के दिमाग में आना चाहिए। आजकल सब मोबाइल यूज़ करते हैं और घर गांव के अंदर भी स्मार्टफोन है, क्योंकि हमारी 55,000 आशाएं वो इसी पे एंट्री करती हैं, हमारी 15,000 ANM से वो इसी पे एंटर करते हैं। तो सिटी के अंदर जितने भी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वो इस ऐप पे ही एंट्री कर रहे हैं। तो आप स्वयं भी कर सकते हैं अपने इसका प्रोग्राम, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। सर वैक्सीनेशन प्रोसेस की बात करें तो कि आप लोग का पूरा ड्राइव चलता है, बड़ी प्रोग्राम्स चलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में आप लोग जाते हैं, या विद इन स्टेट की बात कर ले तो अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, तो वैक्सीनेशन प्रोसेस के अंदर एक कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ हमारे जो जितने भी वैक्सीन्स हैं इसकी पोटेंसी, अगर अपन कुछ चीज़ को बाहर भी रख दें, आप तो हमें कोई अगर अपन घी भी बाहर रख देंगे वो पिघल जाएगा, अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी चीज़, और उसकी पोटेंसी ख़त्म हो जाएगी। कुछ चीज़ अगर आप ऐसी चीज़ एक्सपोज कर दें, तो आप लोहे के अंदर पानी लग जाए, एक्सपोज होएगा सन, तो ब्राउन कलर हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ख़राब हो जाता है, रस्ट लग जाता है। लोहे के अंदर भी पानी लगेगा और एक्सपोज एयर में होगा तो रस्ट लग के ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही वैक्सीन के अंदर अगर सन एक्सपोजर हो जाए या टेम्परेचर एक्सपोजर है तो उनकी पोटेंसी ख़त्म हो जाती है। तो 2 तरह के वैक्सीन हमने अलग अलग, हर सेंटर पे जहाँ भी वैक्सीन हमारे लगते हैं, वह बहुत सारे पॉइंट्स हैं हज़ारों में, उनके अंदर जहाँ भी वैक्सीन्स लगते हैं उसके अंदर 2 तरह के फ्रिज होते हैं। एक तो फ्रिज होता है और एक डी फ्रीज़र्स होता है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 2 to 8 डिग्री तो हम रखते हैं इसमें फ्रीजर्स में। कुछ वैक्सीन्स हम जैसे पोलियो वगैरह, ये हमारे जो एंटीजेंस है वो बाहर रखते हैं, और कुछ जो मीज़ल्स वगैरह इस तरीके के जो हमारे दूसरे वैक्सीन्स हैं उनको हम डी फ्रीजर्स पर रखते हैं और कोल्ड चेन मेंटेन रखते हैं हर जगह अलग से। और ये नहीं है कि उसमें से निकाल के वैक्सीन रखें, हर जगह ट्रैवल के लिए आइस बॉक्स अलग दे रखें। ये एक बहुत अच्छी सतत प्रक्रिया है और डेली मॉनिटरिंग उनकी होती है। पहले अंदर थर्मोमीटर रख के रोज़ हमारे जो भी हमारे ट्रीटिंग हमारे हेल्थ वर्कर हैं वो उसमें देखते थे, पर आजकल उनसे कनेक्टेड कि हमने थर्मोमीटर बाहर लगवा दिया है। तो उसमें जैसे मैं कल भी चेक करके आया, तो हम तो बाहर गए, देखा कितना टेम्परेचर है, देखा, और जो वाइल रखी है उसमें ये देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं हुई। तो आजकल कुछ एक ऐसे वैक्सीन्स भी हैं, लोग बाग एप्रीहेंसिव होते हैं कि जिनको हम रीयूज़ भी कर लेते हैं, वो विद इन 28 डेज़ होते हैं, पर वो डी फ्रीजर्स वाले नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पोटेंसी मेंटेन करने के लिए कोल्ड चेन इज़ फर्स्ट एंड मैंडेटरी। आज भी लोग बागों की धारणा है, मुझे कहते हैं कि साहब वैक्सीन तो सरकारी में लगवाना है क्योंकि वहाँ कोल्ड चेन अच्छी मेंटेन होती है। सो ये भी लोगों के, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि लोगों का विश्वास आज भी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने का मन में ज़ील है और वो इतना भरोसा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, इतनी सारी जानकारी दी है आपने, और ज़रूर आप लोग भी आज बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयर होंगे कि किस तरीके से बच्चे के साथ साथ एक माँ को भी उतनी ही ज़रूरत होती है, उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखे, प्लस जो और बीमारियां उस दौरान हो सकती है उनसे कैसे बचा जाए, लोगों में और अवेयरनेस कैसे आ जाए। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये ज़रूर आपके लिए बहुत खास होगा और साथ ही बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।